नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा विषय है पर्वत श्रेणियां, ज्वालामुखी, घास के मैदान और रेगिस्तान है। आज हम जानेंगे कि ये कहाँ पर पड़ पाए जाते हैं और इनकी विशेषताएं क्या है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पहला विषय हम लेते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां व उनकी हाईएस्ट पीक और उनकी ऊंचाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारी हिमालय। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की ये एशिया में पड़ती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पड़ती है और इसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर। तो आपको याद रखना है कि सबसे सबसे पहले हमारी पर्वत श्रेणी है हिमालय। ये एशिया में पड़ती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और इसकी हाइट है 8,848 मीटर। तो ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है वैसे तो, और नेपाल में से सागर माता के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। और नंबर 2 पे हमारा है काराकोरम। तो काराकोरम भी एशिया में पड़ती है और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है गोडविन ऑस्टिन या केटू। इसको केटू के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर। तो इससे थोड़ी कम है ये माउंट एवरेस्ट से। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। काराकोरम काराकोरम स्थिति है इसकी एशिया और सबसे ऊंची चोटी है इसकी गोडविन एस्टिन और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नंबर 3 पे हमारे पास है तियान सेन पर्वत श्रृंखला। ये भी एशिया में पड़ती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है पीके पोवेडा और इसकी हाइट कितनी है 7439 मीटर। और नंबर 4 पे हमारे पास है एंडीज, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी है। तो आपको याद रखना है। और यह पड़ती है हमारी दक्षिण अमेरिका में और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकागुंगुआ। तो इसकी हाइट कितनी है 6960 मीटर। तो आपको याद रखना है ये लंबी है सबसे, लेकिन हिमालय सबसे ऊंची है। हिमालय में सबसे ऊंची चोटियां पर्वत की पाई जाती है लेकिन लंबी एंडीज है। और नंबर 5 पे हमारा है अलास्का रेंज। तो अलास्का रेंज कहाँ पड़ती है, उत्तर अमेरिका में पड़ती है। उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले, जिसकी हाइट कितनी है 6194 मीटर। आपको ये सारी याद रखनी है, दोहराते हुए चलना इसको और नोट करते चले। नंबर 6 पे हमारे पास है कोकेशियस रेंज, जो कि यूरोप में पड़ती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्स, जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर। ऊंचाई बेशक आप याद ना भी रखो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। और नंबर 7 पे हमारे पास है आल्पस। आल्पस कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैक। उसकी हाइट कितनी है 4807 मीटर। और उसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास अल्टाई। अल्टाई कहाँ पड़ती है, एशिया में पड़ती है। उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बेलुखा, और इसकी ऊंचाई कितनी है 4505 किलोमीटर। नंबर 9 पे हमारे पास है रॉकी। रॉकी कहाँ पड़ती है, उत्तर अमेरिका की चोटी है और सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्बर्ट और 4400 मीटर इसकी हाइट है। नंबर 10 पे हमारे पास है कास्केड रेंज, जो कि पड़ती है उत्तर अमेरिका में और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट रेनियर और जो कि इसकी ऊंचाई है 4392 मीटर। तो इसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला हमारे पास थी, कोकेशियस रेंज, आल्पस, अल्टाई, रॉकी, कास्केड रेंज। आपको सब याद रखनी है, दोहराते हुए चले या इसको नोट करते हुए चले। नंबर 11 पे हमारे पास है एटलस। एटलस ये एग्जाम में सीधा सीधा पूछ भी लिया जाता है। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ती है, तो ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। अफ्रीका में ये पड़ता है। और माउंट टवकल इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है 4165 मीटर है। तो हाइट मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, लेकिन हाइट आपको याद करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप एटलस इसकी स्थिति ये कहाँ पड़ती है और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, आपको ये याद होना चाहिए। और नंबर 12 पे एपेनाइन, ये कहाँ पड़ती है, यूरोप में पड़ती है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, क्रोनो ग्राडे। तो आपको ये भी याद रखना है। और नंबर 13 पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट केस्कू। तो आपको ये भी याद रखनी है, 2228 मीटर इसकी हाइट है। तो अपलेशियस अपलेशियस कहाँ पड़ती है, अमेरिका में पड़ती है। उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट मिसेल। आपको ये भी याद रखना है, 2037 मीटर इसकी हाइट है। नंबर 15 पे हमारा है यूराल। यूराल कहाँ पड़ता है, रूस में पड़ता है। उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, नरोडोनाया। आपको याद रखना है, 1894 मीटर इसकी हाइट है। तो दोस्तों ये थी हमारी विश्व की प्रमुख पर्वत रेंज व उनकी स्थिति व उनकी सर्वोच्च चोटी व उनकी हाइट। तो आपको ये सारी कुछ प्रमुख रेंज थी हमारे पास, 15 प्रमुख रेंज थी। उनकी सर्वोच्च चोटी हमने जानी और उनकी हाइट भी हमने जानी और उनकी स्थिति भी। तो आपको ये 15
पर्वत रेंज याद रखनी है, इसको नोट कर ले या इसको दोबारा दोहरा ले या क्लास को दोबारा रिपीट पे करके इसको नोट करते चले। अब हम जानेंगे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। चलिए ये शुरू करते हैं आज की क्लास। और नंबर 1 पे हमारे पास ओजस डेल रेजो, ये पड़ता है हमारा चिली और अर्जेंटीना में पड़ता है, ज्वालामुखी है ये, आपको याद रखना है। और नंबर 2 पे हमारे पास है चिम्बोराजो, ये भी एक ज्वालामुखी है, ये इक्वेडोर में पड़ता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। माउंट कोटोपैक्सी, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है, इक्वेडोर में। माउंट रेनियर ये पड़ता है अमेरिका में, आपको ये भी याद रखना है। मोनोलोवा, ये ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, अमेरिका में। ज्वालामुखी क्या होता है, जब भी कोई विस्फोट होता है, धरती के अंदर से लावा बाहर आता है तो तगड़े तगड़े विस्फोट होते हैं। जैसे ही प्लेट टेक्टोनिक, धरती के अंदर प्लेटें हिलती है तो जो मैग्मा है वो धरती के बाहर आता है, बाहर आके जो जब वो धरती से अंदर होता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं, लेकिन जब जैसे ही वो बाहर आता है उसे लावा बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, इसमें हमने 5 ज्वालामुखी देखे, एजस डेल रेजो, चिमराजो, कोटोपैक्सी, रेनियर, मोनोलोवा। तो एजस डेल राजो कहाँ पड़ता है, चिली और अर्जेंटीना में। चिम्बोराजो इक्वाडोर में, कोटोपैक्सी भी इक्वाडोर में, रेनियर अमेरिका में, मोनोलोवा अमेरिका में हवाई द्वीप में। और अगला है हमारे पास माउंट एरेबस। तो माउंट एरेबस जिसकी ऊंचाई है 3795 मीटर और अंटार्कटिका के रोस द्वीप में यह ज्वालामुखी पड़ता है। और नंबर 7 पे हमारे पास है स्ट्रोम्बोली, जिसकी ऊंचाई 926 मीटर है, लेकिन स्ट्रोम्बोली द्वीप और इटली में पड़ता है। उसको आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो कि स्ट्रोम्बोली द्वीप इटली में पड़ता है। इसमें अक्सर विस्फोट लगातार होते रहते हैं, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। माउंट विसुवियस, जो कि पड़ता है नेपल्स की खाड़ी इटली में, आपको याद रखना स्ट्रोम्बोली भी इटली में पड़ता है, माउंट विसुवियस भी इटली में पड़ता है। और नंबर 9 पे हमारे पास है बैरन द्वीप, जो कि पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको याद रखना है, ये भारत, अंडमान निकोबार भारत में पड़ता है, तो ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। और नंबर 10 पे हमारे पास है मिरापी कहाँ पड़ता है, इंडोनेशिया में, आपको याद रखना चाहिए। तो ज्वालामुखी में आपको इनकी ऊंचाई याद रखना जरूरी नहीं है, इनकी स्थान याद रखना जरूरी है। जैसे कि एरेबस अंटार्कटिका आपको पता होना चाहिए, स्ट्रोम्बोली द्वीप इटली, विसुवियस इटली, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार, माउंट मेरापी इंडोनेशिया, आपको इनके स्थान याद होना चाहिए। अक्सर स्थान में पूछ लिया जाता है कि ये ज्वालामुखी कहाँ पे है, ये कौन से देश में। जैसे क्वेश्चन आएगा माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो आपको आंसर याद रखना है इंडोनेशिया। नंबर 11 पे हमारे पास है माउंट फ्यूजी जापान का फेमस ज्वालामुखी है। माउंट किलाउ हवाई द्वीप अमेरिका में पड़ता है। माउंट एटना, ये भी सिसिली द्वीप इटली में पड़ता है। तो इटली में 3 ज्वालामुखी हमने देख लिए, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस और माउंट एटना। तो आपको याद रखना है, माउंट एटना भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिसिली द्वीप इटली। और नंबर 14 पे हमारे पास है पोपोकैटिपेटल, ये पड़ता है मैक्सिको में, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। पोपोकैटिपेटल ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, मैक्सिको में, आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी देखने के बाद हम जानेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ज्वालामुखी हमने टॉपिक किया है, तो ज्वालामुखी अक्सर पूछा जाएगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा। तो हम अपनी तरफ से ये टॉपिक पूरा मान के चल रहे हैं। वैसे तो ज्वालामुखी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने इनमें से मेन छांटे हैं जो अक्सर हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उनमें से कोई पूछता भी नहीं है, अगर ये ज्वालामुखी पूछा जाता है तो इन्हीं से पूछा जाएगा। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए थे। अब हम जानेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो अक्सर इनमें से भी कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं। तो घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो हम पहले करेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सा घास का मैदान है। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में सबसे पहले आएगा सेल्वास घास का मैदान, अमेजोन बेसिन में पड़ता है, जो कि ब्राजील में है। तो आपको याद रखना है, सेल्वास घास का मैदान उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और अमेजोन बेसिन में ब्राजील में पड़ता है। तो नंबर 2 पे हमारे पास कैंपोस दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, जो कि अर्जेंटीना में है। तो आपको याद रखना है, कैंपोस भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, जो कि अर्जेंटीना में है। लानोज नंबर 3 पे हमारे पास है, लानोज जो कि वेनेजुएला में पड़ता है, आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए। नंबर 4 पे हमारे पास है सवाना जो कि अफ्रीका में पड़ता है, आपको ये भी याद होना चाहिए। नंबर 5 पे हमारे पास है
पार्कलैंड, ये भी अफ्रीका में पड़ता है। तो ये हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। 5 उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सिर्फ 5 ही घास के मैदान है। सेल्वास ब्राजील, कैंपोस अर्जेंटीना, लानोज वेनिजुला, सवाना अफ्रीका, पार्कलैंड अफ्रीका। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो अगला है हमारे पास समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। चलिए शुरू करते हैं। स्टेपी, तो स्टेपी आपको पता होना चाहिए यूरेशिया में पड़ता है। मीन्स कुछ ही भाग इसका यूरोप में पड़ता है, कुछ पड़ता है एशिया में। तो यूरोप प्लस एशिया, तो इसको बोलते हैं यूरेशिया। तो स्टेपी घास का मैदान यूरोप प्लस एशिया में पड़ता है। और नंबर 2 पे प्रेरी, प्रेरी पड़ता है हमारा उत्तरी अमेरिका में। और नंबर 3 पे बेल्ट्स, बेल्ट्स पड़ता है हमारा दक्षिण अफ्रीका में। नंबर 4 पे कैंटरबरी, कैंटरबरी हमारा पड़ता है न्यूजीलैंड में। नंबर 5 पे पंपास, पंपास पड़ता है अर्जेंटीना में। तो ये समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसमें कुछ और बाकी है, लेकिन मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूँ। स्टेपी, स्टेपी पड़ता है वैसे तो यूरोप और एशिया में पड़ता है, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं। स्टेपी का मतलब टेप, आप ऐसे याद रख सकते हो, टेपी टेप। टेप यूरोप और एशिया को जोड़ के क्या बनेगा, यूरेशिया। तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका, कैंटरबरी न्यूजीलैंड और पंपास अर्जेंटीना, आपको याद होने चाहिए। नंबर 6 पे हमारे पास है पुस्ताज, पुस्ताज ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। हंगरी, ये पड़ता है हंगरी में। और नंबर 7 पे हमारे पास है मंचूरियन, मंचूरियन घास के मैदान पड़ते हैं रूस में, आपको याद रखना है। नंबर 8 पे हमारे पास है डाउन्स, डाउन्स पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स को कैसे याद रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बॉल करती है बाउंस, तो आप इससे रिलेट कर सकते हो। डाउन्स मीन्स ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे हमारे घास के मैदान। अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों घास के मैदान करने के बाद हम करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। अगर कोई घास के मैदान में से कोई क्वेश्चन बनता है तो उम्मीद करते हैं कि उन्हीं से बनेगा, उनसे बाहर नहीं जाएगा। तो आप यकीन मानिए हमने अपनी तरफ से एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करी है। तो अगला हम करेंगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। जैसे ही अगर कोई मरुस्थल में से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि कोई सा मरुस्थल पूछ लिया जाता है, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये भी गारंटी है। तो नंबर 1 पे हमारे पास है अंटार्कटिका। बस आपको याद करना है और हमको फॉलो करना है, तो देखना आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जिसका क्षेत्रफल है 1 करोड़ 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर फैला हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल हम कर रहे हैं, तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन मरुस्थल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ठंडा मरुस्थल, एक होता है गर्म मरुस्थल। जिसमें बर्फ ही बर्फ होते हैं उसे भी मरुस्थल ही बोलते हैं, लेकिन जिसमें रेत ही रेत होता है उसे भी मरुस्थल बोलते हैं। जो कि बर्फ से ढका होता है उसे ठंडा मरुस्थल कहते हैं, जो कि रेत वगैरह से बना होता है तो उसे गर्म मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो अंटार्कटिका एक ठंडा मरुस्थल है, आपको याद रखना है, जो कि 1 करोड़ 40 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, अंटार्कटिका। तो उससे बाद आता है आर्कटिक। तो आर्कटिक भी एक मरुस्थल है, जो इससे सिर्फ 15,000 किलोमीटर ही छोटा है। तो 1 करोड़ 39 लाख 85 हजार वर्ग हेक्टेयर में किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, रूस व अलास्का में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है यहाँ बर्फ ही बर्फ मिलती है, तो इसे भी मरुस्थल ही बोलते हैं। तो ये दोनों ठंडे मरुस्थल है, आपको याद रखना है, अंटार्कटिका और आर्कटिक। तो ये पहला सबसे बड़ा तो अंटार्कटिका है, उसके बाद आर्कटिक है, ये दोनों ठंडे मरुस्थल है। नंबर 3 पे हमारे पास है सहारा मरुस्थल, ये पूछा भी जा चुका है। 90 लाख 65 हजार किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये एक गर्म मरुस्थल है, रेत ही रेत है इसमें। तो ये कई देशों में फैलता है, जैसे अल्जीरिया में, मरिटानिया में, लीबिया में, नाइजर में, चाड में, मिस्र, माली, मोरक्को, सूडान, टूनेशिया, अफ्रीका के छोटे छोटे देश है, इनमें ये फैला हुआ है सहारा मरुस्थल, जो कि 90 लाख 65 हजार किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपको याद रखना है। अगर आप क्वेश्चन आए सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका। लेकिन अगर क्वेश्चन आए सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, गर्म मीन्स सहारा, जहां पर रेत ही रेत मिलता है। अगर क्वेश्चन आए सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका। तो नंबर 4 पे हमारे पास है अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन मरुस्थल 20 लाख 30 हजार किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन में फैला हुआ है। तो आपको याद रखने हैं। वो नंबर 5 पे हमारे पास है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल
12,95,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि मंगोलिया और चाइना के बीच में। आपको सीधा सीधा याद रखना है। अक्सर पूछ लिया जाता है गोबी मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो गोबी मरुस्थल 12,95,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और मंगोलिया और चाइना के बीच में पड़ता है। नंबर 6 पे हमारे पास है कालाहारी। कालाहारी डेजर्ट मीन्स मरुस्थल 9 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका के बीच में पड़ता है। आपको याद रखना है। नंबर 7 पे आता है हमारा पेंटागोनिया मरुस्थल, जो कि 6,70,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि अर्जेंटीना और चिली के बीच में पड़ता है। नंबर 8 पे हमारा आता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जो कि 6,47,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नंबर 9 पे हमारे पास आता है चुआ हुअन मरुस्थल, जो कि 6,47,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, अमेरिका मैक्सिको में पड़ता है। इन दोनों का एरिया सेम है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। ग्रेट विक्टोरिया 6,47,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो एरिया आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। चुआहान तो अमेरिका और मैक्सिको में मिलता है। नंबर 10 पे आता है सीरियन। सीरियन मरुस्थल ये कहाँ मिलता है, सीरिया, इराक, जॉर्डन, तुर्की, ये 4 देशों में मिलता है, आपको याद रखना है, जो कि 5,20,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। नंबर 11 पे हमारे पास आता है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन 4,92,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि अमेरिका में पाया जाता है। और नंबर 12 पे हमारे पास है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, जो कि 4 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है। नंबर 13 पे हमारे पास आता है काराकुम। काराकुम 3 लाख 3.5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि तुर्कमेनिस्तान में मिलता है। नंबर 14 पे हमारे पास आता है टकला मकान। टकला मकान चीन में मिलता है, जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको लेकर बच्चे कन्फ्यूज भी होते हैं। नंबर 15 पे हमारे पास आता है सोनोरन। सोनोरन 3,10 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि अमेरिका और मैक्सिको में मिलता है। नंबर 16 पे हमारे पास आता है थार, जो कि 2 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मिलता है। जो राजस्थान में आप देखते हो रेत वगैरह पड़ा है, ये थार मरुस्थल का ही पार्ट है। और नंबर 17 पे हमारे पास है गिब्सन। गिब्सन 1,56,000 किलोमीटर में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। नंबर 18 पे हमारे पास है सिम्पसन, जो कि 1,45,000 किलोमीटर में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है। और नंबर 19 में हमारे पास है कोलोराडो, जो कि 28,000 किलोमीटर में है, अमेरिका में मिलता है। तो आपने एक बात नोट की, गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, विक्टोरिया जैसे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, मीन्स रेगिस्तान पाए जाते हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। तो अक्सर को एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा प्रमुख पर्वतीय रेंज और उनकी सर्वोच्च चोटी और उनकी हाइट। उसके बाद हमने देखा प्रमुख ज्वालामुखी, उसके बाद हमने देखा प्रमुख घास के मैदान, और उसके बाद देखा हमने विश्व के प्रमुख मरुस्थल या रेगिस्तान। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू। कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी हो।